हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि आपका अनुवांशिक रोग और अनुवांशिक विकार होते कैसे हैं। इस अनुवांशिक विकार क्या होता है? अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार में क्या होगा कि दो तरह के अनुवांशिक विकार मेनली आते हैं। कौन कौन से भाई? तो एक होता है कि वंशावली, वंशावली वाला विकार। दूसरा कंडीशन क्या होता है? पहला वंशावली विकार का कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या होगा? तो दूसरा कंडीशन होता है आपका एक वंशावली और दूसरा होता है आपका मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार, विकार के केसेस कितने हो गए? दो, एक वंशावली और दूसरा मेंडलीय। मेंडलीय का मतलब क्या हो गया? मेंडल के प्रयोग के बाद जो विकार उत्पन्न हुए, जो विकार मेंडल के रिसर्च के बाद जाने गए, मेंडल के रिसर्च के बाद हमें ज्ञात हुआ। ठीक है। और वंशावली में क्या होता है कि इसमें आपका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले रोगों के गुणों को अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद क्या निकालते हैं? वंशावली निकालते हैं। अध्ययन वंशावली कहलाता है। और इसी वंशावली से हम क्या करते हैं कि वंशावली से हम वंशावली विकार को निकाल पाते हैं। तो वंशावली विकार भी वास्तव में क्या है? डीएनए और जीन के म्यूटेशन के कारण है। तो ये भी आपको रिसर्च करने के बाद कब मालूम चला? मेंडल के रिसर्च के बाद ही से भी मालूम चल पाया। लेकिन फिर भी ये पुरानी तौर पे तरीके से चलती थी, तो इससे हमने वंशावली विकार के रूप में अलग कर दिया। और दूसरे विकार हमने क्या कर दिया? मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार का ही मतलब होता है कि मेंडल के द्वारा क्या हो गया कि मेंडल के रिसर्च के बाद हमने जिन विकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब एग्जाम्पल के तौर पर जरा देख लीजिए आप, मेंडलीय विकार में क्या आ जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। दूसरा क्या आपका, इसी में आप लोग क्या कहते हैं आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी आपके मेंडलीय विकार के अंतर्गत आने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या, हम अनुवांशिक विकार को दो कैटेगरी में करेंगे। एक वंशावली के थ्रू से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोगों के संचार को हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। और उन ऑब्जर्वेशन के आधार पे वंशावली निकालेंगे, और वंशावली के आधार पे हम कहेंगे कि इनके अंदर यह रोग वंशानुगत है, और जिनके आधार पे हम जान पाएंगे। दूसरा कंडीशन है आपका कि मेंडल के रिसर्च के आधार पे उनके अंदर होने वाले म्यूटेशन जो होंगे, उनके आधार पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर किस प्रकार की आपकी रोग फैल रहा है। तो उन रोगों में फैलने के पीछे रीजन क्या होंगे? तो उनके आधार पे जो हमें रोग प्राप्त होंगे उसे मेंडलीय विकार कहेंगे। और मेंडलीय विकार के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन आएंगे? सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, यानी जिसमें बच्चे मंदबुद्धि हो जाएंगे, बच्चे का सर बड़ा हो जाएगा, बॉडी डेवलप नहीं करेगी, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड बॉडी के अंदर आपका नए आपके जो आरबीसी है वो बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये सारे केसेस जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जो अनुवांशिक प्रॉब्लम होते हैं, ये सभी किनके वजह से होते हैं? मेंडलीय विकार के। इसके अलावा वर्णनान्यता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक है, ये जितने रोग है ये सभी मेंडलीय विकार के अंतर्गत आते हैं। और वंशावली क्लियर है आप लोग को कि हम ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता लगाएंगे। चलिए, अब हमने जाना कि मेंडलीय विकार और वंशावली विकार दो रूप में कैटेगराइज है।
तो आपको वंशावली विकार में तो ज्यादा जानना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानना आपको मेंडलीय विकार में। तो मेंडलीय विकार में हमने कुछ की चर्चा कर ली थी। डाउन सिंड्रोम हमने बता दिया था और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या बताया था आपको कि इसमें क्या होगी कि जो आपका 44 है, 44 के साथ XY था, ठीक है, इसके साथ XY मतलब क्या, दो आपके अलग से गुणसूत्र, यानी टोटल 46 होते हैं। अब 46 में क्या हो गया कि +1 या +2 होते थे, तो इस कंडीशन में डाउन सिंड्रोम होता था। और जब क्या होते थे कि 2n के कंडीशन में, 2n के कंडीशन में -1 होता था, तो उस कंडीशन में क्या होता था हमारा टर्नर सिंड्रोम होता था। तो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ और रोग के बारे में। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया हीमोफीलिया और ब्लैक कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी। अब हम लोग जान लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। चलिए एक एक लास्ट से शुरू करते हैं कोड को डिकोड करने की, या शुरू से कहिए तो शुरू से। चलिए शुरू से करते हैं। सिकल, सिकल का मतलब होता है हाशिया। हाशिया देखिए आप लोग, हाशिया का मतलब होता है जिसे आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में हसुआ भी कहते हैं। हाशिया मतलब क्या, जो इस आकार के रहस्य, ऐसे रहस्य मुड़ा हुआ हल्का सा, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं हाशिया। और सेल का मतलब तो सबको पता है, कोशिका। और एनीमिया का मतलब होता है कि एनीमिया एक रोग है जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या, अरक्तता। और अरक्तता को और तोड़ने की कोशिश करें तो इसे कहते हैं सीधा बात कि खून की कमी। चलो थोड़ा सा और इसको तोड़ देते हैं। खून की कमी की बात का है तो सीधा शब्दों में क्या है कि आरबीसी की कमी। चलो थोड़ा सा और तोड़ देते हैं इसको, तो आरबीसी की कमी का मतलब क्या, आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। तो आप जितना तोड़ेंगे उतना आपके लिए जो आंसर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना इजी होता चला जाएगा, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया देखने से बड़ा सा बीमारी लग रहा था, लेकिन हमने इसे डिकोड करने की कोशिश करी। सिकल का मतलब हाशिया, सेल का मतलब कोशिका, और एनीमिया का मतलब अरक्तता, और अरक्तता का मतलब खून की कमी, और खून की कमी का मतलब आरबीसी की कमी, यानी कि आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होगी। और आरबीसी की कमी मतलब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब कि आपके बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में जब आपको सिकल सेल एनीमिया की अगर बीमारी होगी तो उस कंडीशन में आरबीसी का जो शेप है वह शेप बिगड़ जाएगा। नॉर्मल आरबीसी का जो आकार है वह आकार बदल के किस रूप में हो जाएगा, हाशिए के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, हाशिए के रूप में। अर्थात क्या, एक ऐसा रोग, एक ऐसा अनुवांशिक रोग जिसमें आरबीसी का स्ट्रक्चर बदल के हाशिए के रूप में परिवर्तित हो जाए, यानी कि सीधा हल्का सा मुड़ा हुआ अर्ध चांद्र की तरह हो जाए, अर्ध चांद की तरह हो जाए, अर्ध चंद्रमा की तरह दिखने लगे, तो वह केस आपका होता है सिकल सेल एनीमिया का। जिनके अंदर क्या होगा कि आरबीसी की कमी की वजह से, और जिनके वजह से आरबीसी का नॉर्मल फॉर्म जो है उनकी कमी हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इस रोग को हम क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया का केस कहेंगे। क्लियर है आप लोग को? अब सिकल सेल एनीमिया अगर आपको पता है, तो सिकल सेल एनीमिया अगर पता चल गया तो इसके अंदर एक और केस आपको जानने की बात आती है कि यह रोग होगा कब। तो इसका ये केस है कि सिकल सेल एनीमिया तब भी हो सकता है जब माता को, यानी कि एक्स वाले को, और वाई वाले को, यानी कि एक्स वाई ये भी आपका कैरियर हो, और एक्स एक्स वाला ये भी कैरियर हो। अर्थात कि दोनों को जब ये रोग होगा, माता को भी और पिता को भी, जब इन दोनों को यह रोग होगा तब बच्चे के अंदर जाके यह सिकल सेल एनीमिया का रोग होगा। उस कंडीशन में बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा, नॉर्मल आरबीसी की मात्रा घट जाती है, और जो आरबीसी होगा भी उनका आकार जो होगा हाशिए का रंग का हो जाएगा, यानी आकार आपका बदल जाएगा। क्लियर है आप लोग को सिकल सेल एनीमिया? उसके बाद एक और आप लोग को जानना है जो आता है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया
न्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह रोग क्या होता है कि इस रोग के अंदर बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स वाले पोषक तत्वों में आपका कोई एंजाइम म्यूटेंट हो जाएगा, और म्यूटेंट होने की वजह से आपका किसी खास एंजाइम का निकलना आपके बॉडी के अंदर बंद हो जाएगा। ऐसे जनरली वो एंजाइम्स निकलेंगे और आपके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन किसी कारणवश वो एंजाइम निकलना ही बंद हो जाए। तो देखिए क्या इसके अंदर कि आपका ये कंडीशन हो गया हाशिया कोशिका, सॉरी फिनाइलो आपका कीटोन्यूरिया। इसमें क्या देखना है हम लोग को कि ये वास्तव में यह रोग जो होगा, यह रोग क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स का डिलीजेशन होगा, वो एंजाइम का रिलीज होना आपके बॉडी के अंदर बंद होगा। जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं टायरोसिन एमिनो अम्ल, आपके बॉडी के अंदर टायरोसिन एमिनो अम्ल निकलता है, टायरोसिन एमिनो अम्ल निकलता है। अब ये टायरोसिन क्या करता है कि ये टायरोसिन वास्तव में आपके बॉडी के अंदर जो उपापचय क्रिया के बाद जो आपके अपशिष्ट या बेकार पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। और उस कंडीशन में अगर टायरोसिन अगर प्रभावित होगा, अगर ये एंजाइम रिलीज नहीं होगा, तो जो मटेरियल आपको बाहर निकलना चाहिए आपके बॉडी के अंदर स्टोर होगा, और बॉडी के अंदर जब स्टोर होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और उस कंडीशन में जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो पूरा बॉडी के अंदर जो दूषित आपके आइटम्स है उनकी मात्रा बढ़ेगी, बॉडी के आपके ब्लड में पॉइजनस आइटम बढ़ेगा, जिनके वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह केस इसी में होता है जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, वास्तव में यह आपके बॉडी के अंदर उपापचय क्रिया को प्रभावित करने वाला रोग है। यह कैसा रोग है? उपापचय क्रिया को प्रभावित करने वाला रोग है, जिनके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है कि टायरोसिन जो आपका एंजाइम है, इनका रिलीजेशन जो होता है वह बाधित होता है, जिनके वजह से बेकार आइटम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो एमिनो एसिड्स बेकार होते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, और जिनके वजह से आपको अलग अलग तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये दो हो गए, एक आखिरी है, एक तीसरा कंडीशन है जिसे हम लोग को जानना है, वो है क्लाइटोफिल्टर सिंड्रोम। ये दो तो जानते हैं, डाउन और टर्नर सिंड्रोम। तो इसके अंदर तो मैंने बताया था कि आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अलग प्रॉब्लम, सबसे अलग प्रॉब्लम में होता है काइफिल्टर, इसका नाम है क्लाइनफिल्टर्स, क्लाइनफिल्टर्स। अब क्लाइनफिल्टर्स जो रोग होगा इसमें क्या होगा? अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम होती थी जो नॉर्मल होती थी, लेकिन यहां पे जो प्रॉब्लम होगी वो उससे भी ज्यादा अब नॉर्मल प्रॉब्लम होगी। अब नॉर्मल प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यही कंडीशन है जिनके वजह से आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो वास्तविक रूप में न लड़का होता है न वास्तविक रूप में लड़की होती है। कंडीशन क्या है कि न वो लड़का होगा न लड़की होगा, मतलब कि वो गे होगा, किसी भी रूप में क्या होगा कि दोनों का बीच का होगा। बॉडी का डेवलपमेंट देखने से लड़की की तरह लगेगा, शरीर की आंतरिक संरचना डेवलप होगी किनके तरह? लड़का की तरह। उनके पास शुक्राणु का रिलीजेशन भी थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत अंडाणु का भी होगा, यानी कि वह कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकता, ये भी केस है। कभी किसी को गर्भवती नहीं कर सकता, ये भी केस है। मतलब कि ये जितनी आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है वह किस रोग की वजह से? ये है आपका क्लाइनफिल्टर्स की वजह से। तो क्लाइनफिल्टर्स रोग में होता है क्या वास्तव में? तो वास्तव में क्या होता है कि इसके अंदर जनरली क्या होता है, फीमेल के अंदर आपका मेल का जो क्रोमोसोम है उसमें आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक पेयर क्रोमोसोम में आपकी एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए XX क्रोमोसोम है आपका, इसमें एक Y आ गया, तो कंफर्म है XX क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया कि ये फीमेल का केस दिखाएगा, आपको फीमेल का केस दिखाएगा। उनके सारे अंग जो वृद्धि होंगे वो मदा का वृद्धि होगा, लेकिन Y आ गया तो इसके अंदर मेल वाला पार्ट भी डेवलप होगा, इसके अंदर नर वाला भाग भी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में मदा और नर शरीर के एक ही हिस्से से निकलना शुरू होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, पूर्ण रूप से डेवलप न मदा होगा और न पूर्ण रूप से डेवलप नर होगा। उस कंडीशन में जो नया मानव बनेगा, जो नया जीव बनेगा, उसके अंदर मेल और प्लस में फीमेल दोनों तरह के स्ट्रक्चर देखे जाएंगे। उनका बॉडी जो डेवलपमेंट होगा वह फीमेल की तरह होगा। बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होंगे?
बॉडी पर्सनालिटी देखने से बिल्कुल फीमेल की तरह दिखेंगी, बाल लंबे हो जाएंगे, शरीर के अंदर संरचनाएं देखने से मोटी ताजी संरचनाएं किसकी तरह दिखेंगी, फीमेल की तरह दिखेंगी, लेकिन वास्तव में इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा वह कैसा होगा, मेल की तरह होगा। तो ये प्रॉब्लम भी किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है, और इस रोग को हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लियर है आप लोग को।